नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल क्लासमेट एकेडमी पर। मैं हूं पंकज कुमार। आज का ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि हम डिस्कस करेंगे 14 अगस्त 2024 के करंट अफेयर्स टॉपिक्स पर। इस वीडियो में मैं आपको लगभग 6 से 7 टॉपिक के बारे में बताने वाला हूं, जिससे हो सकता है ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, बट आई होप आप सभी के लिए ये वीडियो नॉलेजेबल होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए बिना देरी किए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की पहली घटना ये रही। राज्य सरकार ने संरक्षण की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए महाराष्ट्र प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल और अवशेष अधिनियम 1960 के तहत रत्नागिरी में जियोग्लिफ और पेट्रोग्लिफ को संरक्षित स्मारक के रूप में अधिसूचित किया है। संस्कृति विभाग की एक अधिसूचना के अनुसार रत्नागिरी के देउद में पेट्रोग्लिफ का समूह मध्यपाषाण युग लगभग 20,000 से 10,000 साल पहले का है। जियोग्लिफ और पेट्रोग्लिफ प्राचीन कला के विभिन्न प्रकार हैं। दोनों में पृथ्वी की सतह या चट्टान की सतह पर छवियों या डिजाइनों का निर्माण शामिल है। अधिसूचना के अनुसार पेट्रोग्लिफ में एक गैंडा, हिरण, बंदर, गधा और पैरों के निशान दर्शाए गए हैं। अधिसूचना में कहा गया है कि कोंकण में पेट्रोग्लिफ का यह समूह असाधारण महत्व रखता है। यह मध्यपाषाण मानव की रचनाओं का प्रतिनिधित्व करता है। संरक्षित किए जाने वाले स्मारक के चारों ओर कुल क्षेत्रफल 210 वर्ग मीटर है। इसके अलावा सातवां, एक 17 फीट लंबा दापोली तालुका के उंबरले गांव में खोजा गया है। आठवां मंडनगढ़ तालुका के बोरखाट गांव में है। महाराष्ट्र और गोवा में कोंकण तट के 900 किलोमीटर के क्षेत्र में ये भूआकृति फैली हुई है। अकेले रत्नागिरी में 70 स्थलों पर 1,500 से अधिक ऐसी कलाकृतियां हैं, जिनमें से 7 यूनेस्को की संभावित विश्व धरोहर सूची में हैं। भारत में सबसे आम रॉक आर्ट, रॉक पेंटिंग, रॉक एचिंग, कप मार्क और रिंग मार्क के रूप में है। कोंकण में लैटेराइट पठारों पर भूआकृति का बड़ा जमावड़ा प्रागैतिहासिक मानव अभिव्यक्ति का अद्वितीय और सबसे उल्लेखनीय ओपन एयर समूह है। ये सचित्र प्रतिनिधित्वों का विशिष्ट जमावड़ा है, जिसमें समुद्री और नदी, सरीसृप, उभयचर और पक्षी जीवन शामिल हैं, जो सदियों पहले इस क्षेत्र से गायब हो गए थे। हालांकि संरक्षणवादियों ने बारसू में प्रस्तावित तेल रिफाइनरी पर चिंता व्यक्त की है तथा चेतावनी दी है कि इससे क्षेत्र की भौगोलिक संरचनाओं को नुकसान पहुंच सकता है। आज की दूसरी घटना ये रही। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (एनसीआरटीसी) ने दिल्ली गाजियाबाद मेरठ आरआरटीएस रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कॉरिडोर पर नमो भारत ट्रेनों में यात्रा करने वाले यात्रियों के सफर को सुगम बनाने के लिए भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम लिमिटेड (आईआरसीटीसी) के साथ एक समझौता किया है। इस समझौते के तहत वन इंडिया वन टिकट पहल के माध्यम से अब आईआरसीटीसी के प्लेटफॉर्म पर नमो भारत ट्रेन की टिकटें भी बुक की जा सकेंगी। दिल्ली गाजियाबाद मेरठ आरआरटीएस और भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम लिमिटेड के बीच हुए समझौते का उद्देश्य एक सहज यात्रा समाधान यात्रियों को प्रदान करना है, जिससे यात्रियों के लिए भारतीय रेलवे और आरआरटीएस सेवाओं दोनों का उपयोग करना आसान हो जाए। इसके माध्यम से यात्री आईआरसीटीसी की वेबसाइट और ऐप पर नमो भारत ट्रेनों के लिए टिकट बुक कर सकते हैं। इस व्यवस्था के तहत टिकट रद्द करने और भुगतान प्राप्त करने की भी सुविधा उपलब्ध होगी। बताना चाहेंगे, इसका उद्देश्य एक सहज यात्रा समाधान प्रदान करना और यात्रियों की सुविधा को बढ़ाना है। इससे यात्रियों के लिए भारतीय रेलवे और रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (आरआरटीएस) सेवाओं दोनों का उपयोग करना आसान हो जाएगा। वहीं आईआरसीटीसी ट्रेन ई-टिकट बुक करने के बाद यात्री अब इसके साथ ही एडन सेवा के रूप में एक साथ 8 यात्रियों के लिए नमो भारत ट्रेन की टिकट भी बुक कर सकेंगे। आरआरटीएस बुकिंग विकल्प पीएनआर कन्फर्मेशन पेज पर प्रदर्शित किया जाएगा और जिसे उपयोगकर्ता के ट्रेन टिकट बुकिंग हिस्ट्री से भी एक्सेस किया जा सकेगा। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में एनसीआरटीसी द्वारा कार्यान्वित रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (आरआरटीएस) परियोजना एनसीआर में क्षेत्रीय केंद्रों को जोड़ने वाली एक नई, उच्च गति, उच्च क्षमता वाली, आरामदायक यात्री सेवा है। वर्तमान में साहिबाबाद मोदीनगर नॉर्थ खंड परिचालन में है। इससे अन्य शहरों को दिल्ली से जोड़ने के लिए काम चल रहा है। क्यूआर कोड आरआरटीएस यात्रा तिथि से एक दिन पहले, यात्रा तिथि पर और यात्रा तिथि के 2 दिन बाद तक यानी कुल 4 दिनों की अवधि के लिए टिकट वैध होंगे।
ट्रेन टिकट पर प्रत्येक यात्री को एक समर्पित क्यूआर कोड के साथ अपना स्वयं का नमो भारत टिकट प्राप्त होगा, जो एक परेशानी मुक्त यात्रा अनुभव सुनिश्चित करेगा। एक ही ट्रेन टिकट के लिए बुक किए गए सभी नमो भारत टिकट सभी यात्रियों के लिए एक ही मूल और गंतव्य स्टेशन के लिए होंगे। खास बात यह है कि अब नमो भारत टिकट को वर्तमान रेलवे आरक्षण विंडो (ARP) पर भी 120 दिन पहले तक बुक किया जा सकता है। नमो भारत टिकट बुकिंग सफल होने पर यूजर्स को पंजीकृत मोबाइल नंबर और ईमेल पते पर भेजे गए अलग-अलग RRTS क्यूआर कोड विवरण के साथ SMS और ईमेल के माध्यम से पुष्टि प्राप्त होगी। आज की तीसरी घटना ये रही। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP द्वारा मापे गए भारत के औद्योगिक उत्पादन में जून 2024 में 4.2% की वृद्धि हुई, जो पिछले 5 महीनों में सबसे धीमी वृद्धि है। यह मंदी सरकारी पूंजीगत व्यय में कमी और ग्रामीण मांग में कमी के कारण हुई, जिससे विनिर्माण वृद्धि प्रभावित हुई। मुख्य बिंदु IIP आंकड़े जून 2024 के लिए IIP 150.0 है, जो जून 2023 में 143.9 से ऊपर है। क्षेत्रीय सूचकांक खनन के लिए 134.9, विनिर्माण के लिए 145.3 और बिजली के लिए 222.8 है। उपयोगाधारित वर्गीकरण प्राथमिक वस्तुओं के लिए सूचकांक 156.0, पूंजीगत वस्तुओं के लिए 110.0, मध्यवर्ती वस्तुओं के लिए 159.0 तथा बुनियादी ढांचे निर्माण वस्तुओं के लिए 178.4 है। उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं तथा गैर टिकाऊ वस्तुओं के सूचकांक क्रमशः 126.9 तथा 144.6 है। विकास दर कुल मिलाकर जून 2024 में 4.2% बनाम जून 2023 में 4.0%। खनन 10.3%, विनिर्माण 2.6%, बिजली 8.6%। क्षेत्रीय प्रदर्शन विनिर्माण 7 महीनों में सबसे कम 2.6% पर धीमा हुआ, जिससे समग्र IIP वृद्धि प्रभावित हुई। खनन कोयले की बढ़ती मांग के कारण 10.3% की मजबूत वृद्धि हुई। बिजली मई में 13.7% से कम होकर विकास 8.6% पर आ गया। उपक्षेत्र रुझान शीर्ष प्रदर्शनकर्ता मूल धातुओं का निर्माण 4.9%, विद्युत उपकरण 28.4% और मोटर वाहन 4.1%। कमजोर प्रदर्शनकर्ता अन्य विनिर्माण -12.6%, तंबाकू उत्पाद 10.9% और चमड़ा उत्पाद -3.9%। उपयोग आधारित वर्गीकरण प्राथमिक वस्तुएं 6.3% वृद्धि, पूंजीगत वस्तुएं 2.4% वृद्धि, मध्यवर्ती वस्तुएं 3.1% वृद्धि, बुनियादी ढांचा निर्माण वस्तुएं 4.4% वृद्धि, उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएं 8.6% वृद्धि, उपभोक्ता गैर टिकाऊ वस्तुएं -1.4% गिरावट। आउटलुक विनिर्माण में मंदी और उपभोग संबंधित क्षेत्रों में मिश्रित प्रदर्शन व्यापक उपभोग सुधार और बढ़े हुए निजी निवेश की आवश्यकता को उजागर करता है। खाद्य मुद्रास्फीति और मानसून की प्रगति जैसे कारक भविष्य की औद्योगिक गतिविधि के लिए महत्वपूर्ण होंगे। आज की चौथी घटना ये रही। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम NPCI ने NPCI भीम सर्विसेज लिमिटेड NBSL को पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनी के रूप में शामिल करने की घोषणा की है। NBSL को पहले भारत इंटरफेस फॉर मनी भीम के नाम से जाना जाता था। NPCI ने ललिता नटराज को नई सहायक कंपनी की मुख्य कार्याधिकारी CEO नियुक्त किया है। नटराज इससे पहले IDFC फर्स्ट बैंक और ICICI बैंक के साथ काम कर चुके हैं। भीम एक अलग कंपनी होगी। इसे प्रमुख भुगतान एप्लीकेशन के रूप में विकसित करने पर अधिक ध्यान दिया जाएगा। नई भीम सहायक कंपनी NPCI से अलग अपनी बैलेंस शीट और वित्तीय संरचनाओं के साथ काम करेगी। यह पृथक्करण NPCI के व्यापक ढांचे से अपना संबंध बनाए रखते हुए भीम एप्लीकेशन को बढ़ाने के लिए अधिक लक्षित दृष्टिकोण की अनुमति देगा। NPCI ने एक बयान में कहा कि इस कदम का मकसद डिजिटल लेनदेन की बढ़ती मांग और बाजार की बदलती अपेक्षाओं को पूरा करना है।
साथ ही इनोवेशन और तेजी से बदलती ग्राहक प्राथमिकताओं के साथ तालमेल बनाए रखना है। इसके अलावा इसका उद्देश्य वित्तीय समावेश को बढ़ावा देना भी है। बयान में कहा गया है कि NBSL का निगमन देश भर में और उसके बाहर डिजिटल भुगतान तथा वित्तीय समावेश को सुविधाजनक बनाने के लिए NPCI की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। आज की पांचवी घटना ये रही। देश में डिजिटल स्वास्थ्य शिक्षा को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा की उपस्थिति में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण NHA और महाराष्ट्र स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय MUHS के बीच एक समझौता ज्ञापन MOU पर 13 अगस्त को हस्ताक्षर किए गए। इसके तहत MUHS NHA को अपना डिजिटल हेल्थ फाउंडेशन कोर्स DHFC देगा और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन ABDM की शुरुआत के लिए NHA द्वारा सुझाए गए अतिरिक्त डिजिटल स्वास्थ्य कार्यक्रमों का सहविकास करेगा। NHA एक अंतर संचालन योग्य डिजिटल स्वास्थ्य इकोसिस्टम के विकास के लिए देश में डिजिटल स्वास्थ्य परिदृश्य पर सरकारी नीति का संचालन करता रहेगा। समझौता ज्ञापन में भविष्य में ऐसे और पाठ्यक्रम विकसित करने का भी प्रस्ताव है। NHA और MUHS के बीच साझेदारी डिजिटल स्वास्थ्य शिक्षा को चिकित्सा पाठ्यक्रम में एकीकृत करने और संबद्ध एवं प्रभावी स्वास्थ्य सेवा इकोसिस्टम की नींव रखने की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यह साझेदारी न केवल मेडिकल छात्रों और पेशेवरों के कौशल को बढ़ाएगी बल्कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के व्यापक कार्यान्वयन को भी आगे बढ़ाएगी, जिससे लाखों भारतीयों को गुणवत्तापूर्ण देखभाल तक बेहतर पहुंच मिलेगी। यह समझौता ज्ञापन न सिर्फ इस दिशा में मार्ग प्रशस्त करेगा बल्कि देश में डिजिटल शिक्षण परिदृश्य में भी योगदान देगा। NHA इसे लागू करने का काम करेगा जो हमारे देश में स्वास्थ्य सेवा इकोसिस्टम को मजबूत करने में मदद करेगा। डिजिटल स्वास्थ्य एक उभरता हुआ क्षेत्र है और स्वास्थ्य इकोसिस्टम में सभी हितधारकों के लिए इसके बारे में जागरूकता पैदा करने की आवश्यकता है। महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के साथ हमारी साझेदारी पूरे भारत में डिजिटल स्वास्थ्य समाधानों को अपनाने में तेजी लाने में एक परिवर्तनकारी भूमिका निभाएगी। इससे यह सुनिश्चित होगा कि भविष्य के स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर बेहतर रोगी परिणामों और कुशल स्वास्थ्य सेवा देने के लिए इन तकनीकों का अच्छी तरह से लाभ उठा सकेंगे। डिजिटल हेल्थ फाउंडेशन कोर्स DHFC स्वास्थ्य पेशेवरों को डिजिटल परिवर्तन और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन अपनाने के लिए तैयार करने में एक महत्वपूर्ण कदम है। कोइता फाउंडेशन के सहयोग से MUHS द्वारा बनाया गया DHFC डॉक्टरों और स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को डिजिटल स्वास्थ्य की बुनियादी बातों की व्यापक समझ प्रदान करता है। DHFC पाठ्यक्रम को प्रमुख डॉक्टरों और विषय विशेषज्ञों द्वारा तैयार किया गया है। DHFC को सार्वजनिक स्वास्थ्य इकोसिस्टम में हितधारकों के अनुकूल तैयार किया गया है। DHFC को मेडिकल छात्रों, सेवारत डॉक्टरों और स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों को मिशन कर्मयोगी के iGOT प्लेटफॉर्म सहित विभिन्न प्लेटफॉर्मों के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा, जो डिजिटल स्वास्थ्य प्रमाणन और निरंतर चिकित्सा शिक्षा क्रेडिट के अवसर प्रदान करेगा। यह उन्हें अपने संबंधित क्षेत्रों में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन को प्रभावी ढंग से लागू करने में मदद करेगा। डिजिटल स्वास्थ्य भारत के स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण उत्प्रेरक बन रहा है। 27 सितंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का उद्देश्य सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के बीच सक्रिय सहयोग के माध्यम से एक मजबूत डिजिटल स्वास्थ्य इकोसिस्टम स्थापित करना है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का उद्देश्य विभिन्न स्वास्थ्य सेवा संस्थाओं, अस्पतालों, क्लिनिकों, प्रयोगशालाओं, फार्मेसियों, स्वास्थ्य बीमा कंपनियों और अन्य को एकीकृत करना है ताकि रोगी देखभाल, पहुंच और सामर्थ्य में सुधार हो सके। डिजिटल स्वास्थ्य और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की पूरी क्षमता का एहसास करने के लिए डॉक्टरों, नर्सों, फ्रंटलाइन वर्कर्स, पैरामेडिक्स और मेडिकल छात्रों सहित स्वास्थ्य पेशेवरों के बीच व्यापक प्रशिक्षण और जागरूकता की आवश्यकता है। आज की छठवीं घटना ये रही। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी भेल को दामोदर घाटी निगम DVC से 1600 मेगावाट की परियोजना का ठेका मिला है। भेल ने बयान में कहा कि इस 1600 मेगावाट कोदरमा सुपरक्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट STPP को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी बोली ICB के जरिए हासिल किया गया। परियोजना विवरण: क्षमता 2800 मेगावाट। स्थान: कोदरमा जिला, झारखंड। प्रकार: कोयला आधारित। पुरस्कार का आधार: अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी बोली ICB। मौजूदा बुनियादी ढांचा:
नई इकाइयां पहले से ही बेल द्वारा स्थापित मौजूदा 2-500 मेगावाट इकाइयों के निकट स्थित होंगी। कोयला आधारित इकाई झारखंड के कोडरमा जिले में ईपीसी, इंजीनियरिंग, खरीद व निर्माण आधार पर स्थापित की जाएगी। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भेल, भारत की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग व विनिर्माण कंपनियों में से एक है।